दोस्तों पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में BA BSc VCom सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ये महामैराथन क्लास होगी ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, यानी कि मानवीय मूल और पर्यावरणीय अध्ययन को संपूर्ण कंप्लीट कर देंगे। अपने आप में एक कंप्लीट क्लास है। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ ही बताना चाहेंगे, जिस विश्वास से हमारा वीडियो ये देखेंगे भाई साहब, उसी विश्वास पे हम खरे उतरेंगे, तनिक भी डिगने नहीं देंगे आपके विश्वास को, ठीक है। और ये कंप्लीट क्लास है, ये इसको पढ़ने के बाद कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम आपके पास कम है और बाद में बताना है क्लास सच में पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार है या नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि भाई साहब, इस क्लास को हम ह्यूमन वैल्यू और एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि दोनों टाइप के प्रश्नों के साथ कंप्लीट करेंगे। और पहले हम इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे 60 क्वेश्चन ह्यूमन वैल्यू के, माफ करना पर्यावरण के, और इन्हीं 60 क्वेश्चन में आपका पूरा पर्यावरण का सिलेबस नस्तो नाबूद कर देंगे। और फिर 40 क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे आपके मानवीय मूल यानी कि ह्यूमन वैल्यू के, तो इन 40 क्वेश्चन में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके 75% आते हैं इन्हीं दोनों के रेशियो के साथ आते हैं, तो परेशान ना होना। क्वेश्चन आज की इसी वीडियो के साथ मिलेगा। अपने इस भाई पर बस विश्वास रख के जाना एग्जाम देने। जिस तरह से आपने डिजिटल मार्केटिंग को खूब प्यार दिया और डिजिटल मार्केटिंग के सारे क्वेश्चन फंसाए थे, उसी के साथ इस वीडियो को भी हम तोड़ के रख देंगे। बात करेंगे पहले प्रश्न की, पर्यावरण के जीवित घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं। भाई साहब, ऑप्शन को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम कम है और हमें आपके समय की कद्र है, समझिएगा। भाई साहब, पौधे, जानवर और मनुष्य जो हैं वो पर्यावरण के जीवित घटक में आते हैं। अब जब आप महामैराथन पढ़ रहे हैं और वो शिवम दुबे से पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि एक एक चीज़ को हम तोड़ के रखते हैं, समझिएगा। पहले तो हम बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा पर्यावरण है यानी कि जो एनवायरमेंट शब्द है वो किससे बना है, तो ये फ्रेंच भाषा के, किस भाषा के, फ्रेंच भाषा के इनवायरनर शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, इनवायरनर शब्द से इन्वायरमेंट बना है, सिंपल सी बात। अब एक और लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसको हम लिखते हैं परिधन आवरण। क्या लिखते हैं, परिधन आवरण लिखते हैं। और जो परि है, परि का अर्थ होता है, तो भाई साहब इसका अर्थ होता है सर चारों तरफ। क्या होता है, चारों तरफ होता है। और अगर आवरण को देखें तो इसका अर्थ होता है सर ढका हुआ या फिर जो होता है घिरा हुआ होता है। बहुत अच्छी बात है। एक सिंपल सी बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई पर्यावरण में 3 चीजें शामिल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन, तो पहला तो होता है सर अजैविक घटक या जैविक मान लो, है ना, अजैविक। तो दूसरा हो गया सर जैविक। और तीसरा जो होता है वो होता है भैया वातावरण। क्या होता है, जो वातावरण होता है। वातावरण क्या है, तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है ना। आगे बताएंगे, परेशान कोई बच्चा नहीं होगा, सिंपल सी बात है, समझिएगा। अच्छा, जो पर्यावरण में 2 घटक है, जैविक घटक है और एक होता है सर अजैविक घटक। तो जो जैविक है और अजैविक में जरा हम एक लाइन इसमें हम क्लियर करते हैं। जैविक में क्या है, तो जैविक में भाई साहब वनस्पति है, ठीक है, वनस्पति हो जाएंगी। दूसरे जो है वो जंतु हो जाएंगे, दूसरे जो है वो जंतु हो जाएंगे। और तीसरे इसी में अपघटक होते हैं। कौन होते हैं, अपघटक होते हैं। ध्यान रखना, जैविक का ही पार्ट होता है सर अपघटक। कौन होता है, जैविक का पार्ट होता है अपघटक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हमने आपको ये सब चीजें करा दी हैं। जैविक में कौन कौन होता है, तो आपने कहा सर जंतु भी होते हैं और एक होता है वनस्पति भी होती है। अच्छा, अगर जंतु है, वनस्पति है और एक अपघटक भी है, ध्यान रखना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या अपघटक अजैविक घटक में आते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ये जैविक घटक में आते हैं। सिंपल सी बात है, पहले क्वेश्चन के साथ ही इतनी चीजें हमने आपको बता दी हैं। अब समझिएगा भाई, बायोटिक कंपोनेंट जो है वो सभी जीवित तत्व होते हैं, सभी, यानी कि जो अपघटक हैं वो भी जीवित तत्वों में है, समझिएगा। ये क्या है, पर्यावरण में पारस्परिक संबंध बनाते हैं। पर्यावरण में क्या करते हैं, तो आपस में संबंध बनाने का काम इनका होता है। लगे हाथ अजैविक घटक को भी समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम अच्छे से समझ रहे हैं। पहला तो है कि भाई जो अजैविक घटक हैं, तो आपने कहा सर जिनमें जीवन नहीं होता है। कैसे, तो भाई साहब जैसे महाद्वीप हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, मरुस्थल हैं, पर्वत हैं, महासागर हैं, सागर हैं, नदियां हैं, झील, तालाब, ये सब क्या है, तो आपने कहा सर ये अजैविक घटक में आएंगे। बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, जिसमें हमने तोड़ के रख दिया है प्रश्न नंबर 1 को, समझेंगे। भाई नवीनीकरण यानी कि रिन्यूएबल संसाधन कौन से होते हैं, समझिएगा। नवीनीकरण यानी कि जो रिन्यूएबल संसाधन है वो होते हैं सौर ऊर्जा और जल। इस क्वेश्चन से हमें यह जानकारी मिलती है कि नवीनीकरण यानी कि जो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिए हैं, जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, चाहे हम सौर ऊर्जा की बात कर लें, जल ऊर्जा की बात कर लें या फिर पवन ऊर्जा की बात कर लें, तो ऐसे जो संसाधन होते हैं उनको हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और क्या बताया मैंने आपको
कि ये समय के साथ पुनः प्राप्त भी किए जा सकते हैं, प्रकृति ने उपहार के स्वरूप दिए हैं, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना ये हमारा धर्म होता है। जैसे जल है, जल को हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। मृदा यानी कि जो सॉइल प्रदूषण है उसका मुख्य कारण क्या है? समझिएगा, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और रेडियोधर्मिक प्रदूषण, तरह तरह के बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। पहले इस क्वेश्चन को क्लियर करो कि जो मृदा प्रदूषण है वो उसका मुख्य कारण, तो आप जो प्लास्टिक का कचरा यहाँ वहाँ वेस्ट करते हैं, ठीक है, और जो रासायनिक उर्वरक खूब मात्रा में खेती को अच्छी उपजाऊ बनाने के चक्कर में खूब हम रासायनिक उर्वरक छिड़काव करते हैं, डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, तो ये भैया मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि 3 प्रश्न में आपने खेल गए होंगे आप, है ना। देखिएगा, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं मिट्टी की गुणवत्ता को घटाते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एक समय के लिए हमारी जो उर्वरक क्षमता है पृथ्वी की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मिट्टी की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन भाई साहब बाद में ये बड़े हानिकारक होते हैं, हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। प्लास्टिक भी सॉइल हेल्थ को प्रभावित बहुत ज़्यादा करता है। मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी की जो ताकत है, उर्वरक क्षमता है, उसको प्रभावित करता है। समझेंगे भाई साहब। वायु प्रदूषण से एक क्वेश्चन है कि एयर पॉल्यूशन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? जो औद्योगिक धुआं जो हमारे वायुमंडल में फैलता है वो वायु को प्रदूषित करता है। वाहनों से निकली गई जो गैसें हैं, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी तमाम बहुत सारी ऐसी गैसें जो हमारे वायु प्रदूषण को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती हैं, माफ करना। तीसरा है भाई जंगल की आग। तो जंगल में जो आग लगती है तो उससे उठने वाला धुआं भाई साहब वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि भाई साहब वायु प्रदूषण, औद्योगिक धुआं, वाहनों से निकलने वाली गैसें और जंगलों से सबसे दिक्कत होती है। समझिएगा, एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करते हैं। प्रदूषण कम करने के लिए क्लीन एनर्जी अपनाना बेहद आवश्यक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जल प्रदूषण से। भाई सबसे पहले मृदा प्रदूषण समझ लिया, दूसरे में हमने वायु प्रदूषण समझ लिया, तीसरे में जल प्रदूषण। जल प्रदूषण यानी कि वो प्रदूषण जो जल में हो। कैसे भाई, इसको कम करने के उपाय कौन से हैं? तो पहला है कि औद्योगिक अपशिष्ट का सही निपटान। जो कारखाने वगैरह हैं उनका जो वेस्टेज है, उनको उस मलबे को किसी नदी में, झील में मत बहाएं। ठीक है, उनका सही तरीके से उसका निपटान करें। तो दूसरा है आपका प्लास्टिक का कम उपयोग। हमें अपनी लाइफ में, अपने जीवन चक्र में, दैनिक जीवन में जो प्लास्टिक का उपयोग है बहुत कम से कम करना चाहिए। तीसरा है वर्षा जल संचयन। पानी के जल के संरक्षण की हमें उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए, और इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे स्पष्टीकरण के साथ हम इस चीज को समझ लेते हैं कि क्लीन वाटर जीवन और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है, और भाई व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयास से पानी जो है वो सुरक्षित हम रख सकते हैं, बिल्कुल। बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 6 की, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी क्यों महत्वपूर्ण है। समझिएगा भाई साहब, जब ये वीडियो महामैराथन है तो इस वीडियो में कुछ बचना नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जैव विविधता है क्या। समझिएगा, देखिए किसी क्षेत्र में सजीव जो प्राणी हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उन सब का होना, ठीक है, यानी कि जो अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं, जो बहुत प्रकार की जो प्रजातियां हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं सबका होना, और किसी एक क्षेत्र में, है ना, एक क्षेत्र में एक साथ रहना, तो ये क्या है? तो आपने कहा सर ये जैव विविधता है। लेकिन भैया जैव विविधता के जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए एक शर्त होती है, तो वो होती है कि जहां ज्यादा वर्षा हो और जहां अधिक तापमान हो, वो क्षेत्र जो है वो जैव क्षेत्र कहलाता है। अब आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि जो जैव विविधता है वो क्यों महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए। दूसरा, जो औषधीय पौधे हैं, क्योंकि अब एक साथ ही सब होगा तो वहां पे जितने भी औषधीय पौधे हैं सबकी उपलब्धता। और तीसरा है भाई खाद्य श्रृंखला भाई उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, इन सबका समर्थन। तो क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सी बात है। अब एक बात और समझेंगे, विश्व जैव विविधता दिवस सर 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। एक और सिंपल सी बात कि भाई जहां जैव क्षेत्र होगा उसे क्या कहा जाता है? तो आपने कहा सर उसको हॉटस्पॉट कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो भाई साहब उसको कहते हैं सर हॉटस्पॉट। सिंपल सी बात है। और भाई भारत में जो जैव क्षेत्र कहां होगा, ये बात भी तो पूछ सकते हैं ना। तो आप कहना सर केरल में स्थित जो शांति घाटी है, केरल में स्थित कहां है? तो आपने कहा सर शांति घाटी। शांति घाटी में क्या है? तो आपने कहा भैया भारत में जैव विविधता का क्षेत्र है
केरल की शांति घाटी में, सिंपल सी बात है। अच्छा, पृथ्वी पे देखें अगर तो एक जगह और है, जैसे पृथ्वी है दो भागों में काट देते हैं, तो ये जो होती है एक हो गया आपका नॉर्थ पोल और दूसरा हो गया ये अपना साउथ पोल, ठीक है। तो बीच में से जो रेखा जिन्हें डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ को, तो उनको हम क्या कहते हैं, तो आपने कहा सर इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री पे होती है। तो सबसे ज्यादा जो है वो जैव विविधता पृथ्वी पर अगर देखें तो यही पाई जाती है, क्योंकि देखिए इसको विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा दोनों कहते हैं। यहाँ रोज शाम को क्या होती है 4-5 बजे के आसपास वर्षा होती है और दोपहर में बहुत ज्यादा तेज धूप भी रहती है। बहुत अच्छी बात है। 7 नंबर प्रश्न की हम यहाँ पे बात करेंगे। तोड़ के रख दिया है अपने 6 प्रश्नों को, कुछ भी छूटा नहीं है ना कुछ बचा है ना, उखाड़ के फेंक दिया है सबको। 7 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल लग रहा हो तो ईमानदारी के साथ क्लास को लाइक कर दें यार, है ना। फिर बेईमानी होगी अगर आप लाइक नहीं कर रहे तो ईमानदारी से लाइक कर दो यार, फिर आगे वीडियो देखो आप, ठीक है। तो आप समझ लेंगे कि आपकी गुरु दक्षिणा हो गई। चलो 7 नंबर का प्रश्न है आपके डिस्प्ले पे, ये आपके लिए है सिर्फ। समझिएगा, वनों की जो कटाई है ना, डिफॉरेस्टेशन है, के परिणाम क्या क्या है समझो। अच्छा, वनों की कटाई से क्या है, एक तो मिट्टी का क्षरण होता है, दूसरा जलवायु परिवर्तन का एक कारण बनते हैं, और तीसरा जैव विविधता को भारी नुकसान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आप कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट जरा हम समझ लेते हैं। जो वन है, वन हानि से प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ता है और पर्यावरण संकट भाई साहब बढ़ता है। सिंपल सी बात है। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, विश्व वन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाते हैं, जिसको विश्व वानिकी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 8 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई शोर प्रदूषण यानी कि जो नॉइस पॉल्यूशन है वो किससे उत्पन्न होता है। तो भाई यातायात जो होते हैं उनसे भी होता है, क्योंकि जब तेज वाहन की गड़गड़ाहट है ना, औद्योगिक जो मशीनें हैं उनके बहुत ज्यादा तेज आवाज, एक लाउड स्पीकर की बहुत ज्यादा आवाज, तो इन सब से क्या है, तो आपने कहा सर नॉइस पॉल्यूशन होता है ना। अच्छा, डेसिबल जो होती है भाई साहब, डेसिबल एक इकाई है जिसको हम किसको, शोर को हम मापते हैं, ध्वनि को हम मापते हैं। तो उच्च डेसिबल शोर से मानसिक तनाव, इससे क्या कारण है, तो आपने कहा सर मानसिक तनाव, और सुनने की जो क्षमता है वो घट जाती है। तो एक निश्चित डेसिबल की ही आवाज आप सुनते हैं, है ना। अगर आपको किसी को पता हो ये चीज कि कितने डेसिबल तक की आवाज जो है वो कानों के लिए सही होती है, उससे ज्यादा की दिक्कत कर जाएगी, तो कमेंट में एक बार जरूर लिख देंगे। और एक बार कमेंट में लिख दो कि पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार सरदार क्लास है या नहीं है, ईमानदारी के साथ लिख दो, है ना। तोड़ के रख देंगे एक एक क्वेश्चन को, महामैराथन के रूप में हर चीज कंप्लीट होगी आज इसी वीडियो में। कहीं और से दूसरी क्लास देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विश्वास रखना अपने इस भाई पर और भेज देना उन दोस्तों को जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। कहना कि भाई कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना मॉडल से ना सीरीज से, ताबड़तोड़ तरीके से सब खत्म किया जाता है यहाँ। प्राकृतिक संसाधनों के जो प्रकार हैं वो कौन से हैं उनको जरा समझते हैं। तो भाई साहब 2 ही प्रकार हैं, एक होता है आपका नवीनीकरण यानी कि रिन्यूएबल, और दूसरा होता है आपका अपुनर्नवीनीकरण यानी कि नॉन रिन्यूएबल। तो ये दोनों ही क्या है, प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। अच्छा, नवीनीकरण में जो आते हैं मैंने आपको बताया, जल है ना, पवन है और जो सौर ऊर्जा है। क्यों, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं और इनका क्या है भाई साहब, इनको प्रकृति ने हमें इस तरह से गिफ्ट रूप में दिया है कि हम इनका खूब यूज करें, लेकिन भाई साहब इस तरह से करें कि आगे वाली पीढ़ी को ये बने रहे। और जो दूसरे हैं जिनको नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं, तो वो क्या है भाई साहब, ये कोयला और पेट्रोलियम वगैरह है इसमें। तो ये क्या है, ये एक टाइम पे खत्म भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक के जो संसाधन है वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों रूपों में है। देखिएगा, रिन्यूएबल जो हवा है, जल है, सौर ऊर्जा है, वन है, ये किस में है, तो ये प्रकृति द्वारा दिए गए रिन्यूएबल में आएंगे। और नॉन रिन्यूएबल में कौन आएगा, तो आपने कहा सर कोयला आएगा, पेट्रोलियम आएगा। और ये क्या करता है, इनको जब भी हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये बहुत खतरनाक गैस CO2 निकालते हैं, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। मैं बता चुका हूं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पृथ्वी का बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाना। 10 नंबर का 10 नंबर का प्रश्न रहेगा कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। समझिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए, है ना, वर्तमान की और भविष्य की, मतलब आज के समय की और आगे की जो जरूरतें हैं उनके लिए संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग। ऐसा नहीं कि जो पानी है, पानी भाई साहब एक सीमित संसाधन के रूप में माना गया है। अगर आप पानी को बहुत ज्यादा यूज करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है पानी तो हर जगह मिल जाए लेकिन पीने योग्य पानी कहीं ना मिले, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें चीज़ों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं सब वो कहें कि हमारे बाप दादाओं ने कुछ रखा ही नहीं है, सब उड़ा दिया, ठीक है। चलिएगा, स्पष्टीकरण या फिर फैक्ट के साथ हम समझ लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे, भैया कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें देनी है। आप
देखो यूट्यूब पे तो हर ऑप्शन आता है ना, आप रोक रोक करके भी देख सकते हैं, है ना, और आप चाहें तो स्पीड में भी देख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। देखिएगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, ये कहता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की कि प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन के प्रकार कौन से हैं। तो भाई साहब, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, शोर प्रदूषण, ये सब क्या है? तो आपने कहा सारे प्रकार हैं। ठीक है, सारे प्रकार हैं। चलेंगे, देखिएगा, पर्यावरण में जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन, कई तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। एयर, वाटर और जो सॉइल है हमारी, या हम बात करें जो शोर शराबा है, सभी मानव और जीवों के लिए हानिकारक हैं। जितने भी जीवधारी हैं सबके लिए हानिकारक होते हैं प्रदूषण। 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, लेकिन देखिएगा, जो और जंतु हैं वो थोड़ी ना वायुमंडल या जल या बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण सबसे ज़्यादा कौन फैलाता है? तो आपने कहा सर मानव ही तो फैलाता है। हम ही लोग तो तरह तरह के, अब बताओ कौन सा जीव जंतु है जो तरह तरीके के परीक्षण कर रहा है ना। चलेंगे भाई, अपशिष्ट जल या फिर वेस्ट वाटर की अगर हम बात करें, उसको साफ करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो आपने कहा सर इसको प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे, फैक्ट के साथ हम समझ लेते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से जल को पुनः उपयोग योग्य बनाया जाता है। और जो वाटर बॉर्न डिसीज यानी कि जल जनित जो रोग होते हैं वो कौन से हैं? तो आपने कहा सर पीलिया है, हैजा है, टाइफाइड है, ये क्या है? तो आपने कहा सर ये जल से ही तो होते हैं। अच्छा, जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो पानी में जब आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। और ऑक्सीजन की मात्रा यानी कि जो बीओडी होते ही, बीओडी क्या होता है बताओ? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, आप सबको पता होना चाहिए। ये क्या बताता है? तो भाई साहब ये बताता है कि कितनी गुणवत्ता है पानी कितने, पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी है, माफ करना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का फुल फॉर्म में बता रहा था। चलेंगे, समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा कि जंगल फॉरेस्ट का मुख्य महत्व क्या है? जंगल का जो मुख्य महत्व है वो होता है ऑक्सीजन प्रदान करता है, बढ़िया, अच्छी है ना, फ्रेश ऑक्सीजन। और दूसरे की बात करेंगे, जलवायु संतुलन बनाए रखने में काम करता है। तीसरा है जलवायु संतुलन कैसे, ये बताओ? मौसम की अगर देखें, कहते हैं मानसून आ गए, मानसून चले गए, है ना, तो ये क्या है? तो ये सब पेड़ पौधों की वजह से ही तो है। तीसरा है भाई जंगली जीवन के लिए आश्रय कौन देगा? अब बताओ, सब जगह अगर आवास बन जाएंगे तो जंगली जो जीव जंतु हैं वो कहाँ जाएंगे? तो जंगली जीवन के लिए आश्रय भी देने का काम जंगल करते हैं, फॉरेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलेंगे, फैक्ट के साथ हम समझ लेते हैं कि जंगल पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। नेक्स्ट है कि मानव और जानवरों की जो जीवन शैली है उस पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कौन डालते हैं? तो आपने कहा सर जंगल डालते हैं। जंगलों से हमें इमारती लकड़ी मिलती है ना, औषधियां मिलती हैं, बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अगर बात करें तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सिर्फ 5 जून को मनाया जाता है। स्पष्टीकरण के साथ हम चीजें जो है वो कवर करते हैं कि यह दिवस पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? आपने कहा सर 5 जून को। हर साल इसका अलग थीम भी होता है। ठीक है, 2025 की थीम अगर किसी को पता हो तो जल्दी से एक बार बता दो। बाकी आपको बहुत सारे दिवस याद होना चाहिए, एग्जाम में दिवस 3 से 4 क्वेश्चन दिवस के जरूर आते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। देखिए, जैसे जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है ना, उसी तरीके से पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और इसी तरीके से देखें अगर, विश्व वन्यजीव दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह को मनाया जाता है। और उसी तरीके से प्रदूषण दिवस अगर आपसे पूछ ले, है ना, तो आप कहना सर 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को प्रदूषण दिवस मनाया जाता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, जनसंख्या दिवस तो आपने कहा सर 11 जुलाई को। विश्व वन्यजीव दिवस तो 1 अक्टूबर को मैं बता चुका हूं। विश्व वानिकी दिवस तो भाई साहब 21 जून को, सिंपल सी बात है। बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न की। भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके एक साथ तैयार कराते हुए चलते हैं। बताओ, सच में पूरी यूट्यूब पे दमदार क्लास है या नहीं है? मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, एक बार कमेंट में लिख दो कि है। भाई साहब छाती में ठंडक पड़ जाएगी मेरी। बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न की, खाद्य जाल यानी कि जो फूड चेन है वो क्या है और उसमें सबसे पहला स्तर कौन सा होता है? इस क्वेश्चन को हम और अच्छे से तोड़ के रख देंगे। जब आप पढ़ रहे हैं एमबी शिवम से महामैराथन क्लास, तो भाई साहब एक एक चीज है कि नहीं आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। समझो, पहले देखो, जो फूड चेन है यानी कि उसको कहते हैं सर खाद्य जाल, और उसी को सर खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक चीज क्लियर? अब समझो, भोजन के लिए जीवों की जो आपस में एक दूसरे पर निर्भरता है उस अवस्था को कहते हैं हम खाद्य जाल। क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। अब सिंपल सी बात एक और समझ लो,
कि जो खाद्य जाल है उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। कौन कौन? पहला तो होता है आपका उत्पादक, दूसरा होता है आपका उपभोक्ता। अब उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, है कि नहीं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अंत में आपका आता है अपघटक। ठीक है, तो ये जो आपके होते हैं पहले उत्पादक, उसमें आते हैं आपके हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। अब दूसरे में कौन है? तो वो जो इनको खाते हैं, उत्पादक को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, और फिर द्वितीयक प्राथमिक को खाते हैं और तृतीयक द्वितीयक को खाते हैं, इस तरह से। और अंत में जो आपका काम करता है वो करता है अपघटक। अब समझ लो बात। तो खाद्य जाल में पूछा गया है कि फूड चेन में कौन सबसे पहला स्तर है? तो आपने कहा सर प्रोड्यूसर, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे शैवाल हैं, वो जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। अच्छा, एक बात और पता होनी चाहिए, जो पत्तियां हैं, हरी पत्तियां, उनमें मैग्नीशियम होता है और क्लोरोफिल भी होता है, ध्यान रखेंगे। तो जब वो भोजन अपना बना लेते हैं तो जो प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा? भेड़ है, बकरी है, हिरन है, खरगोश है, गाय भैंस है, ये सब क्या है? तो ये सब प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगी। तो कुछ शाकाहारी भी होते हैं और कुछ मांसाहारी भी होते हैं। तो पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये और अंत में तीसरे पे ये। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि तोड़ के रख दिया होगा। ठीक है, चलेंगे अब। चलो फैक्ट के साथ इस चीज को क्लियर कर लो कि जो प्रोड्यूसर है, पौधे और शैवाल होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा में अपना भोजन बनाते हैं। और ये क्या है? तो आपने कहा सर ये खाद्य जाल के आधार हैं। सिंपल सी बात है भाई साहब। सच बताना, पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार क्लास है कि नहीं है? एक बार कमेंट में लिख दो यार कि सच में पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार क्लास है। छाती में ठंडक पड़ जाएगी भाई साहब, है कि नहीं? और जो परेशान हो रहे हो ना कि भाई कहाँ से पढ़ लें, क्या कर लें, भाई साहब भेज दो यार उन्हें एक क्लास। ईमानदारी से आप अगर किसी का काम करते हैं तो ईश्वर आपका भी, है कि नहीं, काम बना देंगे वो, है ना? किसी की परेशानी को अपनी परेशानी समझ लो, भेज दो दोस्तों को जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है कि भाई अब कहां से पढ़ लें, अंतिम समय है, कहना ये वीडियो देख लो और काम खत्म हो जाएगा आपका। चलेंगे 16 नंबर प्रश्न कि खाद्य जाल फूड चेन में जो अपघटक हैं, डिकम्पोजर हैं, वो क्या काम करते हैं? तो डिकम्पोजर का काम होता है मृत जैविक पदार्थ को विघटन का कार्य करना, मृत जैविक पदार्थों को विघटन का काम करना। और ये जैविक घटक में ही आते हैं। किसमें आते हैं? जैविक घटक में ही होते हैं अपघटक, अजैविक घटक में नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो किसका पार्ट है? जैविक घटक का। स्पष्टीकरण में हम समझ लेते हैं डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया और जो कवक हैं वो होते हैं, अपघटक का काम करते हैं और ये पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस लौटाने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 17 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर। हम चलेंगे इसी तरीके से 60 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और पूरा सिलेबस तोड़ देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर होगा। अपने इस भाई पर विश्वास रखना। मैंने कहा था ना कि आप जिस विश्वास से हमारी क्लास देख रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके विश्वास पर खरे उतरे साहब। चलेंगे 17 नंबर प्रश्न को तोड़ते हैं कि कौन सा जीव जलवायु संतुलन में मदद करता है। भाई साहब इस वीडियो को अगर 1 मिलियन तक आप पहुंचा देते हैं, कसम से मैं क्या ही बताऊं आपको, है ना? वो खुशी होगी कि जो खुशी मुझे लगता है स्वर्ग जाने से भी नहीं हो सकती। कौन सा जीव जलवायु संतुलन में मदद करता है? तो भाई साहब समुद्री जीव शैवाल जो है वो जलवायु संतुलन में भी मदद करता है। कैसे? देखते हैं। जो भाई सीवीड होते हैं CO2 को अवशोषित करके ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करते हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे क्योंकि ये ठंडक प्रदान करेंगे, ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। वैश्विक जलवायु परिवर्तन यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण बताओ। पहला तो वनों की कटाई, अगर वन कट जाएंगे तो जलवायु परिवर्तन होना तो लाजमी है। दूसरा जीवाश्म ईंधन का उपयोग, जो आपके पेट्रोलियम है, गैसेस वगैरह है प्राकृतिक, या फिर बात करें हम जो कोयला वगैरह है, इनका ज़्यादा उपयोग करना, तो ये भी कहीं ना कहीं CO2। अब जलवायु परिवर्तन तो करेंगे ना, जब जलते हैं तो क्या करते हैं? CO2 उत्सर्जित करते हैं। औद्योगिकरण, इनसे भी निकलने वाला जो धुआं है, तो ये सभी क्या है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। स्पष्टीकरण के साथ समझ लेते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं और इससे टेम्परेचर और मौसम में बदलाव आता है। तो कहते हैं ना कि अब तो भैया बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है ना, कभी कभी सर्दी आती नहीं है, गर्मी गर्मी रहती है और फिर गर्मी के बाद सर्दी देर में आती है। तो ये दिक्कत सब क्या है? तो आपने कहा सर ग्रीन हाउस की वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। 19 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त और नवीनीकरणीय है? तो आपने कहा सर सौर ऊर्जा। अच्छा, सौर ऊर्जा इसलिए है, देखिएगा इसमें प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण मुक्त है ये, और नवीकरणीय इसलिए है क्योंकि भाई साहब प्रकृति ने हमें खूब दी है ना, खूब। जैसे जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसी तरीके से सौर ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी के नाम से इनको हम जानते हैं। इसे इनफाइनाइट उपयोग किया जा सकता है, इनको कितना भी आप इनका उपयोग कर लो।
बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की कि भाई जल संकट यानी कि वाटर जो स्कैर्सिटी है कम करने के उपाय बताओ। तो भाई वर्षा के जल का संचयन करना, दूसरा जल अपशिष्ट का पुनः प्रयोग करना, तीसरा जल बचत तकनीकी को अपनाना। तो ये क्या है आपके ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि भाई साहब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें देनी है, समय ज़्यादा नहीं है। वाटर कंजर्वेशन मानव और पर्यावरण के लिए जरूरी है ना, यानी कि पानी का संरक्षण मानव के लिए तो है ही, साथ में पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्मॉल एफर्ट यानी कि छोटे से जो हम प्रयास करते हैं वो बड़ी बचत कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। 21 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे। भाई साहब मुझे लगता है टाइम ज़्यादा चलेगा, मतलब टाइम हो सकता है लग जाए, भले ही लग जाए, लेकिन एक क्लास में सब खत्म कर देंगे, 1-1.5 घंटे में सब कुछ कंप्लीट। मात्र एक क्लास देखो और ताबड़तोड़ तरीके से अपने एग्जाम को तोड़ के रख दो। और जब आप एग्जाम हॉल से निकलेंगे ना, मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात आपसे। कौन सा पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है? तो भाई साहब समुद्री शैवाल का ये काम है। ठीक है, समुद्री शैवाल ये काम करता है। मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ। सीवीड जो होते हैं CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। महासागरों में इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखने का काम करता है। अच्छा, एक बात और हम आपको बताना भूल गए कि जो टर्म यहाँ पे आया है इकोसिस्टम, क्या है इकोसिस्टम? तो भाई साहब इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी यानी कि पारितंत्र। तो 1935 में एजी टांसले साहब ने पारितंत्र की खोज की थी। और एक और होता है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले जीव हैं और वातावरण हैं उनके मध्य जो संबंध है उनको हम इकोलॉजी कहते हैं। और इसकी खोज तो आपने कहा सर अर्नेस्ट हैकल साहब ने 1869 में की थी। बहुत अच्छी बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न की। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे की बात अगर कर रहे हैं तो भाई साहब 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब एक और बात बताओ, विश्व जल दिवस 22 मार्च हो गया, सिंपल सी बात है। अच्छा, विश्व जैव विविधता दिवस तो आपने कहा सर 22 मई, है ना। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पृथ्वी दिवस तो आपने कहा सर 22 जून। विश्व पृथ्वी दिवस 22 जून। विश्व वानिकी दिवस तो आपने कहा सर 21 जून। विश्व वानिकी दिवस तो आपने कहा सर 21 जून। अच्छा, विश्व वन्यजीव दिवस तो आपने कहा सर 1 अक्टूबर। कब? 1 अक्टूबर। ध्यान रखना मैं जो आपको बता रहा हूं। प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर। बार बार आपको चीजें रिवाइज करा रहा हूं सर। प्रदूषण दिवस तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, पर्यावरण दिवस तो आपने कहा सर 5 जून, अभी तो बताया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं, सिंपल सी बात है। एक और बात बता दें, बताओ 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस। तो भाई 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो आपने कहा सर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। सिंपल सी बात है, लिख जरूर लीजिएगा, याद रखिएगा, इन्हीं में से आ जाएगा आपके एग्जाम में। स्पष्टीकरण देख लो भाई। जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वाटर स्कैर्सिटी और पॉल्यूशन को रोकने के उपायों पर यह क्या करता है? फोकस करता है। 23 नंबर का प्रश्न है आपके डिस्प्ले पे। पूरी जान लगा देंगे इस वीडियो में हम जान डालने के लिए। कौन सा ऊर्जा स्रोत प्रदूषण रहित और नवीकरणीय है? तो भाई साहब प्रदूषण रहित और नवीकरणीय की बात करें तो सौर ऊर्जा है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इनफाइनाइट है और अनंत समय तक उपलब्ध है। ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न है आपकी डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई खाद्य श्रृंखला यानी कि जो फूड चेन है उसमें शीर्ष पर कौन रहता है? तो आपने कहा सर शीर्ष शिकारी अगर देखें यानी कि अपेक्स प्रेडेटर देखें तो वो होता है आपका शेर, है ना। कौन होता है? तो आपने कहा सर शेर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंतिम स्तर पर होते हैं। अपेक्स प्रेडेटर का अर्थ होता है अंतिम स्तर, और अंतिम स्तर पर शेर होगा, यानी कि तृतीय उपभोक्ता में ये आएगा। लेकिन लास्ट में अगर देखें तो अपघटक शेर को भी निपटा देते हैं। ठीक है, और जितने भी पोषक तत्व हैं उसको फिर से पृथ्वी में ही मिला देंगे। तो ये वे प्री पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने का काम इनका है। बात करेंगे 25 नंबर प्रश्न की। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के मुख्य लाभ क्या हैं? तो भाई पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना ये लाभ है। दूसरा औषधीय पौधों की उपलब्धता। तीसरा है भाई खाद्य श्रृंखला और पोषण संतुलन। तो ये सब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बायोडाइवर्सिटी पर्यावरण की स्थिरता और मानव जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बिना इकोसिस्टम असंतुलित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि भाई वैश्विक स्तर पर वन क्षरण जो डिफॉरेस्टेशन है उसके क्या परिणाम है? समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जलवायु परिवर्तन होता है और जो जंगली जीवन है और जैव विविधता है इन सबको भाई नुकसान होता है। कब? जब वन का क्षरण होता है। अब बताओ उनके तो आवास ही नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझिएगा कि भाई डिफॉरेस्टेशन से पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ता है, पृथ्वी पर तापमान वृद्धि, बारिश के पैटर्न में बदलाव और मिट्टी का
क्षरण भी होता है। 27 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि जैव ईंधन यानी कि वो बायोफ्यूल्स हैं, उनका मुख्य लाभ क्या है। भाई इनका मुख्य लाभ सबसे पहले समझो कि भाई जो प्रदूषण है वो कम करने का काम करते हैं जैव ईंधन। दूसरा, जीवाश्म ईंधन के विकल्प अगर देखें हम तो जो जीवाश्म ईंधन है जैसे पेट्रोलियम है या फिर कोयला है, इन सब के क्या है तो जैव ईंधन, ये बायोफ्यूल्स जो होते हैं इनके ऑप्शन भी होते हैं कि आप इनकी जगह पे इनको उपयोग कर लो। तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। नवीकरणीय कौन है तो जैव ईंधन। और डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो बायोफ्यूल्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं। चलेंगे स्पष्टीकरण के साथ समझ लेते हैं कि बायोफ्यूल CO2 उत्सर्जन कम करते हैं और रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल का अर्थ क्या होता है, जो असीमित मात्रा में है कि नहीं। दूसरा है फॉसिल फ्यूल्स, इन पर इनकी जो निर्भरता है वो घटाते हैं, यानी कि रिन्यूएबल का अर्थ वही समझ लो जब हमने अभी बताया था कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वहीं से कहीं से हम रिलेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न है, समझिएगा। कौन सा दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की अगर बात करें तो 3 मार्च मनाया जाता है, ठीक है। विश्व वन जीव दिवस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन वन्य जीव संरक्षण और जीव विविधता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए है, और जो लीगल हंटिंग होती है उनकी और जो हैबिट डिस्ट्रक्शन होता है उनका रोकने का ये संदेश भी देता है। 29 नंबर का प्रश्न, जलवायु परिवर्तन यानी कि जो क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाउस गैसें का जो योगदान है किस प्रकार है, ये क्या करती हैं तो आपने कहा सर वायुमंडल में गर्मी रोकती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में जो ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे ज़्यादा गर्मी रोकने का काम करती है वो होती है आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। समझ लेते हैं स्पष्टीकरण के साथ कि कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 जो मीथेन जैसी गैसें हैं, N2O जैसी गैसें पृथ्वी की सतह पर गर्मी फंसाती हैं, गर्मी रोक लेती हैं। इसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग और मौसम बदलाव के रूप में देखा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, कौन सा पौधा कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। तो वर्षावन के जो वृक्ष हैं वो कार्बन सिंक का कार्य करते हैं। समझ लेते हैं इसमें कि जो कार्बन सिंक पौधे हैं वो CO2 को अवशोषित करके वातावरण से जो हानिकारक गैसें हैं वो कम करते हैं। तो कार्बन सिंक अगर देखें तो दुनिया के बड़े कार्बन सिंक तो आपने कहा सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं जो दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक है। भाई साहब अगर आपने 30 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो मुझे लगता है आपने 50% काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बाकी के जो 30 क्वेश्चन बचे हैं वो और आपका काम कर देंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास को बीच में छोड़ करके भाग जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, छोड़ के चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भटकिएगा ना फिर, है ना, फिर तो आप भटकेंगे ही। अगर इस क्लास को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये अपने आप में एक कंप्लीट क्लास है भाई। इसके बाद कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बाद में जो 40 क्वेश्चन देंगे हम वो भी तगड़े तरीके से समझाएंगे आपको, मानवीय मूल के। समझो ओवर फिशिंग से जो है किस पर असर पड़ता है। 31 नंबर का प्रश्न है, देखिए सब पर पड़ता है। कौन कौन, समुद्री जो खाद्य जाल है उस पर भी पड़ेगा, जैव विविधता पड़ेगा और मानव आहार पर पड़ेगा। किससे तो ओवर फिशिंग से। समझते हैं, ओवर फिशिंग मैराइन इकोसिस्टम को असंतुलित करता है, यानी कि जो प्रीडेक्टर जो प्री रेशियो है और जो सी फूड अवेलेबिलिटी है उसको प्रभावित करती है। चलेंगे 32 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे कि भाई कौन सा संसाधन अपुनर्नवीनीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल है। तो भाई साहब सूर्य जो है, जल और पवन ऊर्जा, ये क्या है आपने कहा सर ये रिन्यूएबल एनर्जी है। कोयला, पेट्रोलियम ये देखें अगर तो ये क्या है आपके, ये आपके अनवीनीकरण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्पष्टीकरण के साथ इस क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। देखिएगा नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है प्रकृति में सीमित मात्रा में है। सेम तरीके से रिन्यूएबल में देखें अगर तो ये आपके इनफाइनाइट होते हैं। एक बार अगर इनका यूज़ हो जाए, किनका, नॉन रिन्यूएबल का, तो भविष्य में फ्री उपलब्ध थोड़ी ना रहेंगे, ठीक है, इसलिए सीमित मात्रा में इनका उपयोग करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे करते हैं हम। 33 नंबर का प्रश्न है कि खाद्य जाल यानी कि फूड वेब में सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है। अरे इस क्वेश्चन को हमने कैसे रख दिया। तो भाई सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को क्या करते हैं तो आपने कहा सर खाद्य जाल में खाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो भाई सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं और यह एनर्जी न्यूट्रिएंट्स फ्लो के मध्य जो स्तर है वो होता है, और साथ ही में एक दिशीय प्रवाह हमें खाद्य जाल में देखने को मिलता है। 34 नंबर का प्रश्न कि यूट्रोफिकेशन किस कारण से होती है। तो यूट्रोफिकेशन होती है रासायनिक उर्वरक का रन ऑफ करने से। किससे होती है, रन ऑफ करने से। जैसे कि भाई एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जल में
जो एल्गी ब्लूम जो है वो पैदा करते हैं और इससे एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है ना। एक्वेटिक यानी कि जो जैविक जैविक जलीय जीवन है उनको। 35 नंबर प्रश्न की यहाँ पे बात करेंगे, वायु प्रदूषण कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो आपने कहा सर क्लीन एनर्जी स्रोत अपनाना। क्लीन एनर्जी स्रोत यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं कौन कौन है? वो होते हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, चलेंगे समझ लेते हैं। जैसे सोलर है, विंड है और जो हाइड्रो पावर पॉल्यूशन फ्री है, ये क्लीन एनर्जी में आते हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन यहाँ से कम होती है। और भाई वो जो प्राकृतिक गैसें हैं, पेट्रोलियम है, जैसे नॉन रिन्यूएबल है, उनसे क्या होती है? CO2 निकलती है और जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। 36 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वर्षा जल संचयन का जो मुख्य लाभ है वो क्या है? तो इसका अर्थ होता है भाई कि हम भूजल स्तर को बढ़ा लें। क्या कर लें? भूजल स्तर को बढ़ा लें। समझिएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो होता है। ग्राउंड वाटर यानी कि आपने देखा होगा कई जगह जल के संरक्षण से ये चीज़ होती है। बहुत जगह ऐसा होता है कि भाई पानी कहीं पर 100 फुट पे है, कहीं पे 200 फुट पे है और कहीं हो सकता है 65 फुट पे ही है। पानी की कमी जो है वो कम होती है और सस्टेनेबल वाटर यूज जो है वो बढ़ता है। सिंपल सी बात। 37 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे, कौन सा दिन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया गया है? तो आपने कहा सर 22 मई जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया। बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस बढ़ाने और हैबिट प्रोटेक्शन के लिए मनाया जाता है। कंजर्वेशन पॉलिसीज को हाईलाइट ये करता है। 38 नंबर का प्रश्न है कि भाई ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो किस वजह से होता है? तो ये होता है ग्रीन हाउस गैसेस का ट्रैपिंग, यानी कि जो पर्यावरण है, वायुमंडल है, उनमें जो गैसें गर्मी को रोक लेती हैं उनकी वजह से होता है। उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जो गैसें हैं, CO2 है, CH4 है, N2O है, ये पृथ्वी की सतह पर हीट को ट्रैप करती हैं, रोकती हैं। तो फिर क्या होता है भाई साहब? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर जो है वो राइज का ये मुख्य कारण है, टेम्परेचर बढ़ाने का ये काम करती हैं। बात करेंगे 39 नंबर प्रश्न की कि कंपोस्टिंग का जो मुख्य उदाहरण है वो क्या है? तो कंपोस्टिंग मिट्टी में पोषक तत्व का बढ़ाना, इसको कहते हैं सर कंपोस्टिंग। पूछ ले कोई कंपोस्टिंग क्या है? कहना मिट्टी में पोषक तत्व का बढ़ाना। कंपोस्टिंग यानी कि जो हमारा जो खाद है, कौन सा खाद भाई? गोबर वाला खाद। कंपोस्टिंग से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज होकर फर्टिलाइजर बनता है। यह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मदद भी करता है भैया। गोबर वाली खाद की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। 40 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे। इसके बाद 20 क्वेश्चन और बचे और पर्यावरण आपका संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। देखिएगा, कौन सा जीव डिकम्पोजर के रूप में कार्य करता है? तो आपने कहा सर फंगाई और जो बैक्टीरिया होते हैं वो काम करते हैं और ये जैविक घटक में होते हैं। अपघटक जैविक घटक का ही पार्ट होते हैं। डिकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को तोड़कर न्यूट्रिएंट साइकिल में लौटाते हैं और न्यूट्रिएंट साइकिल में अब हो सकता है कि हिंदी वाले बच्चे हों बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो गए हों। भाई साहब परेशान मत होना। जो डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक हैं, वो चाहे आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो, तृतीयक हो, कोई भी हो, उन सबको क्या करते हैं? वो सबको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। सिंपल सी बात है। चलेंगे अब इसके आगे हम सीधा 41 नंबर प्रश्न की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई कौन सा वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है? तो भाई साहब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैं आपको बता चुका हूं, ये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो CO2 है उसको अवशोषित करते हैं और वातावरण से गैस, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनको कम करते हैं। समझ लेते हैं स्पष्टीकरण के साथ कि ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट CO2 को अवशोषित करके वातावरण से जो ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है वो कम करते हैं और क्लाइमेट रेगुलेशन में ये मदद करते हैं। सिंपल सी बात। 42 नंबर प्रश्न आपके डिस्प्ले पे कि जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी समस्या बढ़ती है? तो जलवायु परिवर्तन अगर हो जाए तो समुद्र स्तर में वृद्धि होने का ये कारण भी बनती है। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग जो ग्लेशियर्स हैं वो उनको मेल्ट कर देती है और जो कोस्टल एरियाज हैं जैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स उन वो सब क्या है? तो आपने कहा सर उनसे प्रभावित होते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है कि प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो क्या है? तो आपने कहा ग्रास हॉपर यानी कि जो टिड्डा होता है। यह क्या करेगा? तो आपने कहा पेड़ पौधों को खाएगा। अब अच्छा, जो उत्पादक हैं वो आपके हैं पेड़ पौधे, और जो पेड़ पौधों को खा रहा है तो आपने कहा सर ये खा रहा है तो ये प्राथमिक ही हुआ ना। अब जो इन्हें खाएगा वो द्वितीयक होगा और जो द्वितीयक को खाएगा वो तृतीयक होगा। सिंपल सी बात है। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर जो करते हैं वो प्रोडक्ट को खाते हैं यानी कि प्लांट को खाते हैं, है ना। तो ये शाकाहारी भी होते हैं। एनर्जी फ्लो और ट्रॉपिक लेवल्स के मध्य स्तर का ये हिस्सा है। 44 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। अब बताओ मानव को आप किस श्रेणी में रखेंगे, है ना? प्राथमिक उपभोक्ता,
द्वितीयक या तृतीयक, किस श्रेणी में रखेंगे बताओ। और किस श्रेणी के साथ मैं कहता हूं आप शाकाहारी या मांसाहारी किस श्रेणी में रखेंगे मानव को, है ना। मैं कहता हूं भाई शाकाहारी बनो यार। 44 नंबर का प्रश्न रहेगा, जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो आपने कहा सर इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो जल प्रदूषण के कारण है। क्यों है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होते हैं वो यानी कि जो अपशिष्ट होते हैं किनके, कारखाने के, वो नदियों में डालते हैं, लेक झीलों में डालते हैं, ओशियन में डालते हैं। ये हार्मफुल बहुत ज़्यादा उसके रासायनिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं। एक्वेटिक लाइफ जो जलीय जीवन है, ह्यूमन हेल्थ है, सबको प्रभावित ये करते हैं। 45 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। तो आपने कहा सर 5 जून को मनाया जाता है। सिंपल सी बात है भैया। एक और बात हम बताना चाहेंगे, देखो यहाँ क्वेश्चन मिल गया तो हम यहाँ से एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं कि भाई कौन सा दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आपने कहा सर 5 जून। 2 दिसंबर प्रदूषण दिवस, सिंपल सी बात। वन दिवस तो आपने कहा 21 मार्च। अच्छा जल दिवस तो 22 मार्च। जल दिवस की यहाँ पे बात हो रही तो 22 मार्च को जल दिवस, और 22 मई को तो आपने कहा सर 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, 22 जून को अगर देखें तो ये माफ करना 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। मुझे ऐसा याद है जैसे मैंने 22 जून पृथ्वी दिवस बता दिया, नहीं 22 जो अप्रैल है वो पृथ्वी दिवस होता है, माफ करना, है ना भाई। जीव है, पलट गई, फिसल गई, है ना, गलती हो गई भाई, हो जाती गलती, लेकिन मैं सुधारता हूँ। पृथ्वी जो है वो 22 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्पष्टीकरण के साथ समझ लेते हैं। एनवायरमेंट अवेयरनेस और जो कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए ये जो है वो 5 जून को मनाया गया। हर साल थीम इसका अलग होता है। 46 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे। अब कुछ बच्चे होंगे जो यार बीच में क्लास को छोड़कर चले गए होंगे, तो भाई साहब क्लास को छोड़कर अगर चले गए होंगे तो वो क्या करेंगे, उतनी ही बात सुन के चले जाएंगे। इसलिए भाई क्लास को पूरी देखनी चाहिए, है ना। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, सर्वा थोड़ी ना कोई हर जगह बैठा है। 46 नंबर का प्रश्न है, लेकिन हाँ भाई साहब इतनी हम गारंटी देते हैं कि कुछ भी छूटेगा नहीं, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में, है ना। आप सब हम पे विश्वास बनाए भी रखे हैं और मुझे विश्वास भी है। 46 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर सबसे अधिक असर डालता है। तो वो डालता है एयर पोल्यूशन। अगर आप सांस ही सही से नहीं ले पाएंगे तब फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बताओ, चलिए स्पष्टीकरण के साथ समझ लेते हैं कि वायु प्रदूषण सांस की बीमारियों का कारण बनती है और जो कार्डियो वैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं उनका कारण बनता है। और साथ ही में स्मोग यानी कि जो धुंध वगैरह है, जो पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह हैं, सबसे खतरनाक ये होते हैं। 47 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे कि भाई जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल किससे बनाया जाता है। तो आपने कहा सर ये ऑर्गेनिक मैटर से बनाया जाता है। किससे, ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर जैसे बायोफ्यूल्स प्लांट हैं, एल्गी हैं, ये वेस्टेज से बनते हैं। और रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी का ये काम करते हैं, क्लीन एनर्जी का ये काम करते हैं। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी या फिर क्लीन एनर्जी क्या होती है। तो आपने कहा सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो हमें प्रकृति ने दी है। ठीक है, चलेंगे 48 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा दिन वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपने कहा सर 22 मार्च मनाते हैं। अब समझ लीजिएगा, 22 मार्च तो आपने कहा सर वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस, और 22 मई तो विश्व जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, और 21 मार्च तो आपने कहा सर वन दिवस। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, 2 दिसंबर तो आपने कहा पर्यावरण दिवस। ठीक है, चलेंगे। जल संरक्षण और सस्टेनेबल मैनेजमेंट अवेयरनेस के लिए जो है ये मनाया जाता है। और वाटर स्कैर्सिटी और पॉल्यूशन प्रिवेंटेशन के लिए ये क्या करता है, इनको हाईलाइट करता है। 49 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे, कौन सा जीव जो है वो टर्सरी कंज्यूमर यानी कि तृतीयक उपभोक्ता के रूप में कार्य करता है। तो आपने कहा सर शेर, है ना। अच्छा, उत्पादक का काम, तो आपने कहा सर उत्पादक में तो आएंगे पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधे जो हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, ये आएंगे आपके उत्पादक में। अच्छा, इनको खाएगा कौन। तो आपने कहा सर इनको ग्रास हॉपर खाएगा, ये आएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता। अच्छा, ग्रास हॉपर को मुझे लगता है कि ये इसको कौन उड़ाएगा बताओ। ग्रास हॉपर को हिरन वगैरह ये सब, नहीं हिरन थोड़ी ना खाता है। बताओ जल्दी कमेंट में, इनको कौन खाएगा ग्रास हॉपर को। फिर जो उनको जो खाएगा उसको लास्ट में खाएगा, टर्सरी में खाएगा आपका लायन, शेर खाएगा। जल्दी से बताओ, एक आध कोई खास श्रृंखला बना दो यार कमेंट में। बात करेंगे टर्सरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं और फूड चेन में टॉप जो प्रेडेटर्स हैं उनका काम करते हैं। ठीक है, चलेंगे। अच्छा, खाद्य श्रृंखला में अंत में कौन आता है। तो आपने कहा सर अंत में तो अपघटक ही आएंगे। 50 नंबर का प्रश्न है, कौन सा प्रदूषण यानी कि जो यूट्रोफिकेशन का जो कारण है वो बनता है। वो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स इन वाटर
है ना, जल में बनता है। ठीक है, समझ लेते हैं। देखिएगा, जैसे एक्सेस फर्टिलाइजर जो होते हैं सोइक वाटर बॉडीज में एल्गी बूम पैदा करते हैं, और एक्वेटिक लाइफ यानी कि ऑक्सीजन डिफेंसी का सामना भी ये कहीं ना कहीं करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, आपके डिस्प्ले पर रहेगा, समझिएगा। कौन सा वन एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है? तो इसको कहते हैं सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या करते हैं? तो आपने कहा सर ये CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है बरस में हरे पत्ते बरस में रहते हैं, और ये क्या होता है, हाई बायोडाइवर्सिटी और रेनफॉल के लिए ये प्रसिद्ध होते हैं। 52 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि कौन सा दिन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो आपने कहा सर विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। सिंपल सी बात है। चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 53 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे कि जैव विविधता के जो घटक हैं वो कौन से हैं? तो भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तीनों जो हैं वो जैव विविधता के घटक होते हैं। चलिएगा, स्पष्टीकरण के साथ समझ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण है। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी और ह्यूमन बेनिफिट्स सबको ये सुरक्षित रखती है। चलेंगे, 54 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे। ठीक है, 54 के बाद 6 क्वेश्चन और बचेंगे और पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगा। बात करेंगे 54 नंबर प्रश्न की, कौन सी प्रक्रिया जल प्रदूषण को कम करने में मदद करती है? तो वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो जल प्रदूषण को कम करने में जो है वो मदद करती है। इससे क्या होता है, वाटर जो बेस्ट वाटर प्योरिफिकेशन से सेफ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध होता है, और ये एक्वेटिक्स इकोसिस्टम भी यहाँ से सुरक्षित रहता है। 55 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नॉन रिन्यूएबल है? तो कोयल यानी कि जो कोयला है वो नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। कोयला के साथ पेट्रोलियम भी हम कहीं ना कहीं इसको देखते हैं। कोल क्या है, आपका फाइनाइट रिसोर्सेस है, यानी कि सीमित मात्रा में है। इनको एक बार यूज़ कर लिया, इसके बाद ये परमानेंट खत्म हो जाते हैं। बर्निंग से इनको हम जलाएं तो CO2 गैस जो है वो इमिशंस होती है, उत्सर्जन CO2 होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, गर्मी बढ़ा देती है, और ग्रीन हाउस गैस के रूप में CO2 को भी हम जानते हैं, है ना। CO2 के साथ मेथेन को और N2O को भी जाना जाता है। 56 नंबर का प्रश्न, कौन सा जीव प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करता है? तो आपने कहा सर ये, है ना, ये प्लैंकटन ये क्या है? आपने कहा प्रोड्यूसर का काम करता है। अच्छा, इसका हिंदी में अगर किसी को पता हो तो एक बार लिख देगा जल्दी से। प्रोड्यूसर्स एनर्जी को सनलाइट से ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो कंपाउंड्स हैं उनमें बदल देते हैं, तो फूड चेन का ये भी आधार होते हैं कहीं ना कहीं। 57 नंबर का प्रश्न कि वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व जलीय दिवस, माफ करना, विश्व सागरीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने कहा सर ये 8 जून को मनाया जाता है ना। विश्व सागरीय दिवस, ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व समुद्र दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, ओशियन कंजर्वेशन अवेयरनेस के लिए, यानी कि जो हमारा सागर है उसके संरक्षण की जागरूकता के लिए हम ये दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो भाई साहब 8 जून को मनाते हैं विश्व समुद्र दिवस या विश्व समुद्र संरक्षण दिवस। बात करेंगे 58 नंबर प्रश्न की, डिफोरेस्टेशन का मुख्य कारण कौन सा है? भाई साहब डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगलों को नष्ट करने का, तो एक ये भी कारण है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, यानी कि कृषि विस्तार के लिए किया जा रहा है। अच्छा, तो भाई लैंड जो है क्लीन की जा रही है, मतलब धरती को साफ किया जा रहा है जिससे एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो, और फॉरेस्ट है घटाने का ये कारण है। तो किसी ना किसी चीज़ के कुछ लॉस भी होते हैं और कुछ फायदा भी होता है, हर चीज़ होता है। 59 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा प्रदूषण स्मोक का कारण बनता है? भाई साहब एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण से क्या है, स्मोक यानी कि धुंध होता है। अच्छा, कैसे बनेगा ये? तो आपने कहा सर स्मोक प्लस फॉग से मिलकर ये बनता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिसीज कहीं ना कहीं इससे होती है, और विजन प्रॉब्लम मतलब देखने में भी दिक्कत हो सकती है। 60 नंबर प्रश्न की हम यहाँ पे बात करेंगे, कौन सा कदम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है? तो क्रॉप रोटेशन, यानी फसलों हैं उनका बढ़ावा देना। तो क्रॉप रोटेशन सॉइल फर्टिलिटी बनाए रखने में मदद करता है, और जो पेस्टिसाइड हैं उनको कम करता है। वाटर कंजर्वेशन सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 61 नंबर प्रश्न की, भाई साहब इन 60 क्वेश्चन में ताबड़तोड़ तरीके से वन शॉट के माध्यम से हमने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है, कहीं और से पर्यावरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, अब बाकी के जो आपके 61 से 40 क्वेश्चन हैं उनको हम ले चल रहे हैं आपको मानवीय मूल्यों की तरफ, ह्यूमन वैल्यू की तरफ, तो उनको आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे मुझे लगता है, और समझेंगे
और बस इनको पढ़ने के बाद आपका पूरा विषय कंप्लीट हो जाएगा, परेशान नहीं होना। देखिएगा, मानवीय मूल्य यानी कि जो ह्यूमन वैल्यू के उद्देश्य हैं, तो नैतिकता और सदाचार बनाए रखना ये मानवीय मूल्यों का उद्देश्य होता है। देखिए, ह्यूमन वैल्यू यानी कि जो मानवीय मूल्य हैं जीवन में नैतिक और जो सामाजिक जिम्मेदारी है उनका ज्ञान देते हैं और समाज में हार्मोनी और पर्सनल ग्रोथ सुनिश्चित करने का काम करते हैं। सिंपल सी बात है कि आपकी जो इज्जत है कहीं ना कहीं वो आपकी नैतिकता की वजह से होगी समाज में। और अगर आप अनैतिक व्यक्ति होंगे, यानी कि जो समाज में चीज़ें पसंद नहीं हैं वही तो अनैतिक हैं, है ना। अनैतिक क्या होगी? अगर आप कोई ड्रिंक व्रिंक करके बाहर गालियां देता है तो ये क्या है? अनैतिक काम ही तो है। 62 नंबर का प्रश्न है, सहानुभूति, इंग्लिश में कहते हैं सिंपैथी, माफ करना एम्पैथी यहाँ पे लग गया है। सिंपैथी किस प्रकार का मूल है? तो आपने कहा सर ये सामाजिक मूल है, ये समाज के प्रति आपको सहानुभूति होनी चाहिए। अच्छा, सिंपैथी जो है दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने और उनका सम्मान करने की एक क्षमता होती है। यह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को क्या करती है? आपने कहा सर ये मजबूत बनाती है भैया। चलेंगे 63 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे, नैतिक जो निर्णय है, मोरल डिसीजन है, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो नैतिक निर्णय में अगर देखें तो नैतिकता और ईमानदारी ही तो महत्वपूर्ण है। नैतिकता और ईमानदारी। अच्छा, बेईमान आदमी के अंदर क्या नैतिकता होगी बताओ, है ना। बेईमान आदमी के अंदर नैतिकता खोज रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि आप जहां सूखा है ना वहां पानी खोज रहे हैं। ठीक है, चलेंगे भाई, स्पष्टीकरण समझ लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग में राइट वर्सेस रॉन्ग यानी कि सही क्या है गलत क्या है ये होना, इसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब दूसरा है इथिकल चॉइस यानी कि जो नैतिक चयन है समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए ये लाभदायक होता है। 64 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे, ईमानदारी यानी कि जो ऑनेस्टी है क्यों महत्वपूर्ण है? तो भाई साहब, समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है। और ईमानदारी से क्या है भाई, बहुत सारे रिलेशंस हैं, करियर है, पर्सनल जो इंटीग्रिटी है सब मजबूत होती हैं, है ना। लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करती है, आपकी सम्मान जो है आपका बनाए रखती है ना। बेईमान आदमी का कौन सम्मान करेगा बताओ। सहयोग यानी कि जो कॉपरेशन है का मानव जीवन में क्या महत्व है? भाई साहब, समूह और समाज में हार्मोनी बनाए रखने के लिए, मतलब अगर देखें, अगर एक दूसरे का लोग सहयोग नहीं करेंगे तो बताओ, आज आप किसी का सहयोग नहीं करेंगे तो कल आपका कोई नहीं करेगा। जैसे किसी के यहाँ अगर किसी की शादी ब्याह है, गांव में तो ऐसा होता है ना कि गांव से बाहर के लोग नहीं बुलाने पड़ते कि वेटर की जरूरत पड़े, हम सब लोग यहाँ उनके यहाँ जाएंगे, वो हमारे यहाँ आएंगे, हम उनकी मदद कर देंगे खाना परोसने में, है ना, और वो हमारे यहाँ पंगत में। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं हम सहयोग की भावना यहाँ पे देखते हैं। स्पष्टीकरण के साथ समझ लेते हैं भाई साहब, कॉरपोरेशन से टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल हार्मनी जो है वो बढ़ती है। यह समाज में वर्क प्लेस दोनों में जरूरी है, सिंपल सी बात है। 66 नंबर का प्रश्न रहेगा कि जो धैर्य है, पेशेंस है, किस प्रकार का मूल है? तो ये मानसिक और सामाजिक, है ना, दोनों प्रकार का मूल है। मानसिक भी है और सामाजिक है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, है ना, तो आप, मुझे लगता है, मानसिक बीमार आप हो जाएंगे, है ना। और एकदम जल्दबाजी के चक्कर में समाज को आहत ना कर दें। पेशेंस तनाव को कम करता है और अच्छे इंटरपर्सनल बिहेवियर को बढ़ावा देता है। लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में भी मदद देता है, इसलिए पेशेंस रखना चाहिए। 67 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, समानता यानी कि इक्वलिटी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सभी को समान अवसर देना, सभी को सम्मान देना, और ये सामाजिक न्याय के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 68 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? भाई साहब, समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होना, है ना, समाज के लिए और पर्यावरण दोनों के लिए जिम्मेदार होना, ये सामाजिक जिम्मेदारी है, इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। इंडिविजुअल्स को समाज में सही योगदान देना चाहिए। इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपना खुद का अलग अलग या सस्टेनेबल एथिकल जीवन को सुनिश्चित करता है, नैतिक जीवन को, और सतत यानी कि जो हमारी जो चीज़ें हैं, अब जैसे जल है, सबके प्रति एक तरीके से मैं कहता हूँ हमारे धर्म में भी एक ऋण होता है। अगर आपने माता पिता की सेवा नहीं की तो आपने, मुझे लगता है कि मातृ पितृ ऋण नहीं चुकाया, है ना, इस तरह के ऋण होते हैं। 69 नंबर का प्रश्न कि करुणा जो होती है हमारी, करुणा का उद्देश्य क्या होता है? तो भाई, दूसरों की पीड़ा को समझना और उनके लिए मदद करना। ये क्या है? यही तो करुणा है, दूसरे की पीड़ा को हम समझें और उनकी मदद करें। सिंपल सी बात है। 70 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा, नैतिक साहस जो मोरल करेज है उसका क्या अर्थ है? गलत के खिलाफ सही करने का साहस। मैं कहता हूँ भाई, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं चलो हमारे ऊपर तो नहीं बदरी आज, है ना, किसी के ऊपर है, हमें क्या ही बोलना है। तो भाई साहब, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो उसके प्रति ये उसका, मुझे लगता है कि ये नैतिक जिम्मेदारी उसकी हो जाती है कि गलत को गलत कहे, सही को सही कहे,
ठीक है, स्पष्टीकरण के साथ हम समझ लेते हैं चीज़ें कि मोरल करेज में हमें सही करने और गलत के खिलाफ स्टैंड लेने की शक्ति हमें ये देता है। यह इंटीग्रिटी और पर्सनल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। 71 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि सत्य ट्रुथ का मानव जीवन में क्या महत्व है। तो विश्वास और इंटीग्रिटी बनाए रखना, ये क्या है भाई, सत्य का महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। सत्य बोलना चाहिए हमेशा। हमारे वेद पुराण सब कोई कहता है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन नहीं मानते हम। सत्य बोलते हैं, माफ करना, सत्य अगर बोलते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है भाई, है ना। 72 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे, सहनशीलता जो है, टॉलरेंस किस प्रकार का मूल्य है। तो ये मानसिक और सामाजिक, कैसा है, मानसिक और सामाजिक दोनों प्रकार का मूल्य है। टॉलरेंस दूसरे के जो विचार हैं, मतभेद स्वीकार करने की क्षमता रखता है। 73 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे कि आत्मसम्मान जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका क्या महत्व है। तो अपने मूल्य और अधिकारों को समझना, है ना, अपने मूल्य को समझे, अपने अधिकारों को समझे, ये क्या है, यही तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन लोग फालतू की सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए घूमते हैं, ठीक है, तो जो होती है उसी को समझो। 74 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है कि संतुलन यानी कि बैलेंस जीवन में क्यों जरूरी है। देखिए, इमोशनल, फिजिकल और जो सोशल हार्मनी है, इन सबको बनाए रखने के लिए संतुलन बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। हर चीज़ में संतुलन, लाइफ बैलेंस करता है, स्ट्रेस को कम करता है, ठीक है, संतुलन। अच्छा, डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय आप लेते हैं तो उनमें आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है, जो आपके रिलेशंस हैं उनको मजबूत बनाता है। 75 नंबर प्रश्न कि भाई कर्तव्य निष्ठा, ड्यूटी का क्या अर्थ है। भाई ड्यूटी होती है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समय पर और ईमानदारी के साथ निभाना, है ना, ये क्या है, यही तो ड्यूटी है। समाज में कहीं ना कहीं ये आपकी वैल्यू बढ़ा देगी। 76 नंबर का प्रश्न कि अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस को क्यों महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि सभी जो जीवन है, सभी जीव जंतु हैं, उनके प्रति आदर, रिस्पेक्ट और हार्म फ्री, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये क्या है, इसी को तो हम अहिंसा कहते हैं, ठीक है। और भाई हैं अहिंसावादी, कहते हैं हम अहिंसावादी हैं, लोगों को हम परेशान नहीं करते। लोगों को इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग तुम्हें परेशान कर देंगे, तो क्या करते हैं भाई, अपने स्वाद के लिए, है ना। मैं अब क्या बताऊं, कहना नहीं चाह रहा हूं सभी को भाई, बार बार मैं, मेरी यही गुजारिश रहती है आप सबसे भाई, यही विनती रहती है, निवेदन रहता है कि सभी शाकाहारी बने। नॉन वायलेंस समाज में पीस और हार्मनी जो है वो बनाए रखता है, अहिंसा बनाती है, ये सब, है ना, शांति बनाती है। इंडिविजुअल को कलेक्टिव ग्रोथ के लिए ये जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति की जो एकता है, संगठन है, उसके लिए जरूरी है। समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट अगर देखें तो जीवन में क्यों जरूरी है, बताओ। टाइम मैनेजमेंट पर्सनल, एकेडमिक और जो प्रोफेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, आपके खुद के, है ना, या जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, या जो आप काम करते हैं वो सब, सबके लिए भैया, सबको पाने के लिए समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप अगर देख रहे, फोन देख रहे हैं तो फोन देखते जा रहे, है ना, रील देख रहे हैं, रील देखते जा रहे। माफ करना, बात करेंगे 78 नंबर प्रश्न की कि समानुभूति और जो करुणा है, माफ करना, समानुभूति नहीं, सहानुभूति और करुणा में क्या अंतर है। तो समानुभूति जो फीलिंग्स को समझते हैं इसमें, है ना, व्यक्ति फीलिंग को समझते हैं, और इसमें कंपैशन एक्शन में जो मदद है वो हमें मिलती है। ये दोनों एक से ही हैं लगभग, लेकिन हम अगर देखें तो सिंपैथी दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता है, और जो कंपैशन यानी कि जो करुणा है, दूसरों की मदद करने और उनकी पीड़ा दूर करने की क्रिया को हम कहते हैं करुणा। क्या कहते हैं, करुणा कहते हैं, सिंपल सी बात। 79 नंबर का प्रश्न है, सामूहिक जिम्मेदारी यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का उद्देश्य बताओ। तो समाज और समूह के लिए योगदान देना, ये क्या है, तो भैया ये सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। ईमानदारी के साथ ओम नमः शिवाय लिख देना क्लास में, माफ करना कमेंट सेक्शन में एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना, ठीक है। और बताओ, जिस तरह से उस क्लास का हमने धुआं उड़ा दिया था ना डिजिटल मार्केटिंग का, जो पूरे बच्चे तो ये कह रहे थे सर कि मजा आ गया, पूरा पेपर फंस गया, ऐसा लग रहा था जैसे आपने बनाया हो। तो भाई साहब विश्वास रखना, जब आप एग्जाम देके लौटेंगे ना, आप खुद कमेंट करेंगे यहाँ पे आके, है कि नहीं। सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग जीवन में क्यों जरूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य इससे सही रहता है, पहली चीज तो। दूसरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में आपको मदद मिलती है। नेक्स्ट समझते चल रहा है भाई, स्पष्टीकरण के साथ समझ लो कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो स्ट्रेस को कम करती है, चिंता को भी कम करती है, और क्रिएटिविटी जो आपका दिमाग है, आप कुछ करना चाहते हो उसमें मदद करेगी, है ना, आप कुछ निर्णय लेना चाह रहे हो उसमें भी मदद करेगी। 81 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे कि धैर्य और जो सहनशीलता है उसमें क्या संबंध है। तो भाई साहब अगर इसको देखें कि भाई पेशेंस जो है वो, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, टॉलरेंस अदर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है।
मतलब पेशेंस जो होता है वो खुद के कंट्रोल के लिए, और टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई लोग सहनशील होते ही नहीं है, दूसरों ने कुछ थोड़ी सी बात की और बस एकदम उखड़ के आ गए, है ना। पेशेंस खुद के लिए, धैर्य बहुत खुद के लिए रखा जाता है। चलेंगे 82 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि नैतिक शिक्षा यानी कि जो मोरल एजुकेशन है वो क्यों जरूरी है। तो नैतिक शिक्षा इसलिए जरूरी है कि इससे आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है कि नहीं, और दूसरा आप एथिक लाइफ यानी कि जो नैतिक जीवन है वो जीने के लिए आप जिम्मेदार होते हैं, है ना। इसके लिए जरूरी है, आपको ज्ञान होता है कि सही सही क्या है, गलत गलत क्या है ना। जब आप सीख जाते हैं तो नैतिक तर्कणा आप करने लगते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है कि आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल किस क्षेत्र में मदद करता है। भाई साहब, इमोशनल जो रेगुलेशन है उनमें आपकी मदद करता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा, अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति है बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो भाई इसमें क्या है, सेल्फ कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि जो आप स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, है ना, आप जो अपना गोल अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, तो इन सब में आपकी मदद करेगा। समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी का समाज में क्या महत्व है, ये सभी के लिए जस्टिस और फेयरनेस का काम करती है। बात करेंगे 85 नंबर प्रश्न की कि सदाचार यानी कि वर्च्यू का मानव जीवन में क्या महत्व है। पहला तो है एथिकल कंडक्ट यानी कि समाज में रहने के लिए भाई साहब बहुत ज़्यादा जरूरी है सदाचार आपके पास हो। सोशल रिस्पेक्ट यानी कि समाज में इज्जत तभी आपके लोग करेंगे जब आपके पास क्या हो, है ना, अच्छे से गुण हो, सदाचारी आप व्यक्ति हो, अच्छे आचरण हो आपके पास। सकारात्मक संबंध की बात करें, पॉजिटिव रिलेशनशिप जीवन में क्यों जरूरी है, तो भाई साहब मेंटल हेल्थ यानी कि जो मानसिक तनाव यहाँ से खत्म होता है। सकारात्मक संबंध आपका होना चाहिए। सोशल सपोर्ट यानी कि जो समाज है उसमें आपका सपोर्ट हो बहुत अच्छे से, और हैप्पीनेस, आप खुश रहें, इन सब के लिए भैया सकारात्मक संबंध होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। 87 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे कि नैतिक साहस यानी कि जो मोरल करेज है और सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी, इसमें क्या संबंध है। तो भाई साहब ये मोरल जो करेज है वो एक्शन है और इंटीग्रिटी प्रिंसिपल्स हैं। इंटीग्रिटी क्या होते हैं, आपके प्रिंसिपल होते हैं यानी कि सिद्धांत होते हैं। जैसे भाई साहब मोरल करेज गलत के खिलाफ स्टैंड लेने में आपकी मदद करते हैं, और इंटीग्रिटी प्रिंसिपल जो होते हैं वो उसके अनुसार आप कंसिस्टेंट बिहेवियर अपना बनाए रखते हैं, जिस तरह से आपका बिहेवियर है अच्छा वाला, बहुत अच्छा वाला। 88 नंबर का प्रश्न, भाई साहब कई लोग इंस्टाग्राम में या कई जगह से लिखा के रखते हैं कि मेरा जो स्वभाव है आप पर निर्भर करता है ना। 88 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे, सामाजिक सेवा यानी कि जो सोशल सर्विस है का क्या उद्देश्य होता है। भाई साहब समाज में वेलफेयर और हैप्पीनेस, दूसरों की खुशी के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। 89 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। तो भाई साहब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और इनोवेशन के लिए, इसके लिए ये जरूरी है। ठीक है, क्रिएटिविटी क्या करती है भाई, नए जो सॉल्यूशन है और आइडिया है उनको जनरेट करने में मदद करती है। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में भी ये लाभकारी होती है। 90 नंबर का प्रश्न यानी कि स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस का जो महत्व, क्या महत्व है, तो इससे पर्सनल आपकी ग्रोथ होगी और कॉन्फिडेंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। चलेंगे 91 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे, थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं, है ना, आप रोक रोक करके चीज़ों को पढ़ते हुए अच्छे से लिखते हुए चलेंगे। सहानुभूति यानी कि जो सिंपैथी है और जो न्याय है, जस्टिस में क्या संबंध है। तो भाई साहब सिंपैथी दूसरों को समझाती है और जस्टिस फेयर क्या होता है, तो भाई आपने कहा सर ये ट्रीटमेंट देता है ना। समझ लेते हैं, स्पष्टीकरण के साथ समझ लेते हैं कि भाई सिंपैथी क्या होती है, इंटरपर्सनल यानी कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है, और जस्टिस फेयरनेस तो भाई आपने कहा ये इक्वलिटी सुनिश्चित करती है, मतलब जो आपका न्याय है सभी के लिए उचित हो, सभी के लिए समान हो, है ना। 92 नंबर का प्रश्न है कि समर्पण जो डेडिकेशन है उसका मूल्य जीवन में क्यों आवश्यक है। भाई वर्क एथिक, कोई काम कर रहे हैं आप उसके लिए, और गोल अचीवमेंट आप चाह रहे हैं तो उसके लिए समर्पण बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, बताओ, डेडिकेशन मेहनत मांगती है भाई, है ना, कंसिस्टेंसी मांगती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है, तो ये सबको वो बढ़ाने का काम करती है। अगर आप किसी चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं इस एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पेपर में पास हो जाऊं, सफल हो जाऊं, लेकिन आप मेहनत ना करें, कंसिस्टेंसी आपके पास नहीं है ना, आप जिम्मेदार ना हो, तो आप कैसे सफल हो पाएंगे। तो ये लास्ट में आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। बात करेंगे 93 नंबर प्रश्न की कि सामाजिक न्याय जो सोशल जस्टिस है क्यों जरूरी है। तो ये इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, जो मतलब क्राइम वगैरह होते हैं उनको कम करता है, और जो इनइक्वलिटी होती है
तो उसको कम करने का काम करता है। चलेंगे बात करेंगे 94 नंबर प्रश्न की, सादगी यानी कि सिंपलिसिटी का क्या महत्व है। तो भाई साहब स्ट्रेस कम करने का काम करती है और जो कंटेनमेंट है उनको बढ़ाने का काम करती है। समझिएगा। बात करेंगे 95 नंबर प्रश्न की कि स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती यानी कि हेल्थ और जो फिटनेस है क्यों मूल्य है। भाई साहब इससे शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए तंदुरुस्ती, वो कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। 96 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, समानता और अधिकार जो है वो क्यों जरूरी है मानव जीवन में, इसलिए जरूरी है सोशल हार्मनी बनाए रखने के लिए, है ना, फेयरनेस के लिए, इंक्लूजन के लिए, इन सब के लिए जो है वो जरूरी होती हैं। चलेंगे समझते हैं 97 नंबर प्रश्न की यहाँ पे बात करेंगे कि भाई साहस, करेज किस लिए जरूरी है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में स्टैंड लेने के लिए आपके पास साहस होना चाहिए, वो कहते हैं ना जिगरा होना चाहिए आपके पास। चलेंगे 98 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि समय का जो मूल्य है यानी कि वैल्यू ऑफ टाइम है क्यों महत्वपूर्ण है। इससे भाई साहब प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, गोल अचीवमेंट जो आप पाना चाहते हैं और पर्सनल ग्रोथ, इस सब के लिए भाई समय का मूल्य आपको पता होना चाहिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 99 नंबर का प्रश्न, सहानुभूति और करुणा का समाज में क्या महत्व है। तो भाई साहब समाज में एक रूपता बढ़ाने के लिए और हेल्पिंग अदर, दूसरों की क्या करने के लिए, मदद के लिए जरूरी है। बात करेंगे पूरे 100 नंबर प्रश्न की, मानव मूल्यों यानी कि जो ह्यूमन वैल्यू है उनका अंतिम उद्देश्य क्या है। तो एथिकल यानी कि नैतिक, रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, मीनिंगफुल और जो आपकी जो जीवन है उसको उद्देश्यपूर्ण बनाए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं होता है, तो जीवन को पर्पसफुल बनाओ भाई, कि आपके जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारण हो। ठीक है भाई, एक क्लास हमने और बनाई थी आपके लिए जिसमें हमने जो ह्यूमन वैल्यू है उनके क्वेश्चन को प्योर शुद्ध हिंदी में हमने रखा था। शुद्ध हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लास भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं। बाकी 2-3 क्लास और हमने बनाई हैं आपके लिए, तो उन सभी क्लास को देख करके जाएं, जिसमें मानव मूल, पोषक स्तर, ग्रीन हाउस गैसें, पिरामिड के प्रकार सब हमने इसमें इंक्लूड किए थे। टॉप 100 प्लस MCQ सभी यूनिवर्सिटी के लिए हम वीडियो देते हैं। ठीक है, बाकी लोग जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के लिए हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, को सर्कुलर के रूप में ये आपका सब्जेक्ट है भाई साहब, सब पढ़ लें, सब पढ़ करके जाएं, एग्जाम हॉल से मुस्कुराते हुए बाहर निकल के आएंगे। अपने इस भाई पर बस विश्वास रखना। ठीक है, और आपने सब पढ़ लिया है, बहुत टैलेंटेड है, परेशान मत होना, बस अच्छे तरीके से दिमाग में चीज़ें बैठा कर जाना, इस एग्जाम हॉल से मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे। और हर सेमेस्टर में हम आपके काम आते हैं। सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो आपके हर सेमेस्टर में काम आएंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में हम आपकी स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस जो है वो स्टार्ट भी कर रहे हैं, और हम सब जो है एक साथ बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है, सच में दमदार लगी, नहीं लगी। हर हर महादेव, वंदे मातरम।